बच्चों, जैसा कि हम लोग ऊष्मा के संचरण की जो 3 ठो विधियां हैं, पहला कहे थे चालन, कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि चालन की क्रिया ठोस में ही होती है, और वह उसको पढ़ने के आगे हम लोग पढ़े थे कि ऊष्मा के कौन से चीज सुचालक है और कौन से कुचालक, कौन से पदार्थ। तो ऊष्मा के सुचालक और कुचालक गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक। सुचालकों का प्रयोग हम बर्तनों को भोजन बनाने के लिए या पानी को गर्म करने के लिए सुचालकों का प्रयोग करते हैं, और जिससे ऊष्मा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो जाता है उसे कहते हैं सुचालक। और कुचालक उसे कहते हैं जिसमें ऊष्मा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक न हो, उसको कहते हैं कुचालक। तो ये सुचालक और कुचालक लिखे हैं। जैसे कौन कौन सी चीज सुचालक है, तो कहेंगे तांबा है, लोहा है, पीतल है, ये धातुएं हैं, और इससे मिश्र धातुएं जो है पीतल है। तो ये जो है इन धातुओं से हम बर्तन बनाते हैं, बर्तन बना करके भोजन बनाने का काम करते हैं। किंतु उसको हम जब भोजन तैयार हो गया, पक गया, तो उसको हम कैसे हाथ से हटाएंगे, तो नेकेड हाथ, खुले हाथ से हटाएंगे हाथ जल जाएगा, हटा नहीं पाएंगे। इसलिए हम कुचालक का प्रयोग, जैसे कपड़े का प्रयोग करते हैं। कपड़ा नहीं है तो उसको जो हैंडल पकड़ने वाला होता है, तो उस हैंडल में हम कुचालक पदार्थ जैसे कांच है, प्लास्टिक है और रबर है, इनका इस्तेमाल करते हैं। ये कुचालक है। तो हमारे दैनिक जीवन में जितने सुचालकों का महत्व है, वही कुचालकों का भी महत्व है। जैसे हम प्रेस करते हैं, कपड़े को प्रेस करते हैं, तो कपड़े को प्रेस करने के लिए सुचालक नीचे की जो भाग, स्त्री की जो नीचे भाग होती है वो सुचालक होती है। ऊपर का भाग जो हैंडल पकड़ने के लिए जो मुठिया होती है वो कुचालक का बना होता है। वो कुचालक क्या होता है, प्लास्टिक का होगा या रबड़ का होगा या लकड़ी का भी बना देते हैं। अब इन्हीं कुचालकों के तारतम्य में हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य का सर्दी से बचाव। मनुष्य अपने को सर्दी से, जाड़े के मौसम में सर्दी से कैसे बचाव करता है। तो मनुष्य सर्दी से बचने के लिए गर्मी के मौसम में, जाड़े के मौसम में, गर्मी नहीं जाड़े के मौसम में हम कुचालक वस्त्रों का, जो वस्त्र पहनते हैं, ये वस्त्र क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और इसी कुचालक में हम स्वेटर का इस्तेमाल करते हैं, कंबल का इस्तेमाल करते हैं, रजाई का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होते हैं कि इनके रेशों के बीच कुचालक वायु फंसी होती है, वायु ऊष्मा का कुचालक होती है। जो कुचालकों की, इनके रेशों के बीच जो वायु फंसी होती है, जो कुचालक है, वह हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। स्वेटर और ऊनी कपड़े हमको गर्मी नहीं देते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकने का काम करते हैं, जिससे हमको गर्मी महसूस होती है। तो सर्दी से बचने के लिए कुचालकों का प्रयोग करते हैं। फिर है वाहनों में उपयोग। वाहनों में उपयोग जैसे ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इनके वाष्पन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि सुचालकों और कुचालकों का प्रयोग किया जाता है। फिर 5वें पर लिखे हैं जल ऊष्मा का कुचालक है। जैसे पानी जो है वह क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। और इसको हम प्रयोग द्वारा कैसे दिखलाएंगे, तो जैसे देखिए ये प्रयोग बना रहे हैं कि ये एक परख नली है, और इस परख नली समझ रहे हो ना, कांच का होता है। इस परख नली में एक बर्फ के टुकड़े को तार की जाली में रख करके यहाँ पर रख दिया जाए, और इसमें हम पानी भर करके, इस परख नली में पानी भर रहे हैं, और पानी भर कर इसमें बर्फ का टुकड़ा रखे हैं तार की जाली में, और अब इसको हम यहाँ पर स्प्रिट लैंप से गर्म करेंगे। जब स्प्रिट लैंप से गर्म करेंगे तो ये पानी यहाँ से गर्म होकर के यहाँ पर गर्म होगा। गर्म होकर के यह पानी, ऊपर का पानी तो गर्म होकर इधर हो जाएगा, लेकिन नीचे जो है यहाँ पर जो ये बर्फ रखा गया है जो तार की जाली में, ये बर्फ नहीं पिघलता। इससे ये साबित होता है अगर जो पानी ऊष्मा का सुचालक होता तो यहाँ की ऊष्मा यहाँ पर आकर के बर्फ को पिघलाएगी। इससे कहेंगे, बुजुर्गों द्वारा हम यह सिद्ध करेंगे कि जल ऊष्मा का कैसे कुचालक। दैनिक जीवन में चालन का उपयोग। दैनिक जीवन में जो चालन है, कंडक्शन का क्या क्या उपयोग होता है। तो सर्दियों में
जाड़े के दिनों में पक्षी अपने शरीर के रोमे फुला करके, रोमा फुला देती है पक्षियां, और उसमें अतिरिक्त वायु रोके रहती है। तो वायु जब रोके रहती है तो वायु क्या है कि वायु ऊष्मा का कुचालक है, जो पक्षी के शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है, जिससे उसके शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं जाती है, और इससे उसके शरीर का तापक्रम बना रहता है। दूसरा लिखे हैं एस्किमो अपने घर। एस्किमो जो है क्या होते हैं कि रहने वाले वहां के जो लोग हैं अपने घर को बर्फ के ऊपर बनाते हैं, और बर्फ क्या होता है कि बर्फ के अंदर रुकी हुई वायु ऊष्मा रोधी के रूप में कार्य करती है, मैंने ऊष्मा को रोकने का काम। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे, ये तो सभी जो क्रिया हम लोग पढ़े हैं चालन के संदर्भ में पढ़े हैं। दूसरा है संवहन, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ में अधिक ताप वाले कण गतिमान होकर कम ताप वाले कणों को ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा प्रवाह की यह विधि संवहन कहलाती है। द्रवों तथा गैसों में संवहन द्वारा ही ऊष्मा प्रवाहित होता है। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि किसी बर्तन में कैसे, जब किसी बर्तन में जब हम किसी बर्तन में पानी रखकर गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी के नीचे का पेदी के बल्ले पानी गर्म होता है, और गर्म होकर के जो वहां का कण होता है वह गर्म होकर, जब गर्म होगा तो गर्म होने पर अपने आयतन में बढ़ेगा, आयतन में बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, जिससे वह ऊपर की तरफ उड़ता है, और अपेक्षाकृत ऊपर से ठंडी जो वायु, ये जो जल होता है वह कण आता है, वो ऊष्मा लेकर नीचे से ऊपर, कहेंगे नीचे से ऊपर, ये पानी नीचे से ऊपर को गर्म होता है। अभी यहाँ पर भी दिखलाए हैं कि यहाँ पर पानी जो है, देखिए यहाँ से पानी नीचे से ऊपर इधर तो जाएगा लेकिन इधर नहीं जाएगा। तो ये संवहन की जो विधि है वह भोजन बनाने के लिए जो बर्तन में जो होते हैं संवहन की क्रिया से होती है। संवहन की क्रिया को और भी समझने के लिए, जैसे कमरे में, जिस कमरे में हम लोग रहते हैं तो खिड़की से और दरवाजे से ऑक्सीजन का प्रवाह आता है अंदर, और अपेक्षाकृत कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वायु से हल्की है रोशनदान से बाहर निकल जाती है, रोशनदान से बाहर निकलती है। वैसे ही अब तो मान लो कि लालटेन तुम लोग देखे नहीं हो, लालटेन अगर जो देखे भी हो कहीं तो लालटेन में क्या होता है, दो छिद्र बनाए गए होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो नीचे से ऑक्सीजन प्रवेश करती है जो जलने में, आग के जलने में सहायक है, उससे बत्ती जलती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ऊपर की चिमनी से बाहर निकल जाती है। अगर जब ऊपर वाले को बंद कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, अंदर हो जाएगी, लालटेन बुझ जाएगी। तो ये हम लोग ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे संवहन में, जैसे लालटेन के ऊपर छिद्र। और फिर इसमें ये और भी है, कमरों में वायु के लिए बता दिए कि आवागमन। अब समुद्री धाराएं, तो समुद्र से जो चलने वाली धाराएं होती हैं, दो तरह की धाराएं चलती हैं, एक जो है स्थलीय समीर और दूसरा होता है ये स्थलीय समीर और दूसरा सागरी समुद्र। एक स्थल से चलती है और एक दूसरा समुद्र से चलती है। तो कौन स्थलीय समीर है या कौन समुद्री समीर? स्थलीय समीर और समुद्री समीर, दो तरह की समीर होगी। तो ये देखिए, ये दिखला रहे हैं, ये स्थल है, ये स्थल है, और इधर जो है ये नदी है। तो ये जब ऊष्मा सूर्य की प्रकाश की किरण आएगी तो ऊष्मा कहेंगे स्थल पर, ये स्थल है, स्थल है, और ये है नदी है। ध्यान दीजिए, सूर्य की किरण की रोशनी इस पर और इस पर समान रूप से पड़ेगी, लेकिन ये जो स्थल की जो वायु है यह पहले ही गर्म होकर के ऊपर उठती है, ऊपर उठने लगती है, ये ऊपर उठती है, और अपेक्षाकृत ठंडी वायु समुद्र के तरफ से स्थल के तरफ बढ़ने लगती है। ये क्रिया दिन में होती है, तो कहेंगे समुद्री समीर दिन में चलती है, इस तरह से समुद्र दिन में चलती है, ये स्थलीय समीर है। और है समुद्री समीर, ये देखिए समुद्री समीर कैसे होगा, ये समुद्र है
और ये समुद्र है और ये है स्थल। अब जब सूर्यास्त हो जाता है तो कहेंगे पृथ्वी इस समुद्र के तल की अपेक्षा पहले ही ठंडी हो जाती है। दिन में कहेंगे पहले ये स्थल गर्म हो जाता है, ये धीरे धीरे पानी धीरे धीरे गर्म होता है। तो जब पानी धीरे धीरे गर्म होता है तो यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है और उसकी उस वायु के जगह को भरने के लिए अपेक्षाकृत समुद्र से ठंडी वायु स्थल की तरफ प्रवाहित होने लगती है। यह प्रक्रिया कहेंगे दिन में होती है, स्थलीय समीर दिन में चलता है। और ये समुद्री समीर नहीं, समुद्री समीर कहेंगे दिन में चलता है। समुद्री समीर दिन में समुद्र से स्थल किया जाता है और रात के समय में आप कहेंगे कि यह स्थल कहेंगे कि पहले ही ठंडा हो जाता है और चूंकि ये पानी बाद में गर्म होता है और बाद में ठंडा भी होता है। देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। तो क्या होता है, अब यहाँ का भाग जो गर्म हो गया है ये अब दिन में रात में जब ये ठंडा हो गया है तो क्या होता है कि रात में यहाँ से ये वायु से ऊपर की तरफ और यह यहाँ से अब ये जो है स्थल से ये सभी नदी की तरफ समुद्र की तरफ आती है। तो ये होता है दिन में, ये होता है रात। ये स्थलीय समीर और समुद्री समीर।